अब जो हमने एक नई लेक्चर सीरीज या हम देखेंगे 9th क्लास का। मैंने कोई साइंस का लेक्चर नहीं बनाया, तो बच्चों की डिमांड थी, 9th क्लास के बच्चे पूछ रहे थे कि भैया 9th क्लास की कब वीडियो बनाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम 9th क्लास की वीडियोस अब इसी लेक्चर 1 जो हमारा चैप्टर 1 है उससे स्टार्ट करते हैं। तो जो 9th क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है, क्योंकि जो 10th में चीज़ें हम पढ़ेंगे वो पूरी टोटली 9th की बेस्ड होती है। कि जो तुमने 9th में पढ़ा है उसका अपग्रेडेशन तुम्हें 10th में पढ़ना है। तो अगर 9th अच्छे समझ में आएगी तो 10th आराम से स्मूथली तुम तैरते हुए चले जाओगे। ठीक, तो जो पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स 9th क्लास का, तो पहला जो वर्ड हमारे पास आया मैटर। ठीक, तो मैटर को समझने के लिए सिंपल चीज़ क्या, जो हमारे आसपास सारी चीज़ें हैं, चाहे उसका कोई भी साइज़ हो या उसका शेप हो या किसी भी फॉर्म में है, मैटर को हम कैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हाथ में जो मार्कर है वो भी मेरा मैटर है, मैंने जो शर्ट पहनी है वो भी मैटर है, मैंने ये ईयरफोन्स लगाया है वो भी मैटर है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो मैटर है। ठीक, अब जब इतनी सारी चीज़ें हैं मैटर, कुछ भी ले लो, वाटर ले लो, सॉलिड, गैस है, लिक्विड, इतनी सारी चीज़ें हैं, आयरन रॉड है, पर्दे हैं, बेंचेस हैं, चेयर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं मैटर। तो उनका कुछ क्लासिफिकेशन का तरीका होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो पहले मैटर का हम क्या बोलते हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक, सिंपल डेफिनेशन क्या कि मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह घेरती है, कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। मतलब कि जैसे ये मार्कर है तो इसके सराउंडिंग्स में इसकी एक पोजीशन है, इसकी जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट तब तक जब ही आएगा जब इसको हटाएगा, तो इसकी पोजीशन कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है कि इस रीजन के अंदर एयर नहीं होगी, इसके चारों तरफ होगी, लेकिन जहाँ मार्कर प्रेजेंट है वहाँ नहीं होगी। तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और हाँ इसका कुछ मास भी है। तो मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें, हम इंसान भी एक मैटर ही है। ठीक, तो जब मैटर हम सारी नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, तो सी का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि मैटर आगे समझ में कि स्पेस है, होता है कि ऑक्यूपाई करे स्पेस, और मास होता है। तो जब सारी चीज़ें हमारे पास मैटर है तो इसका क्लासिफिकेशन मतलब बांटे कैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ताकि हम कुछ चीज़ें पता कर सकें मैटर के बारे में, क्योंकि मैटर सारी चीज़ें सेम नहीं है। एयर भी मैटर है, एयर मैटर है, लेकिन एयर में हम हैंड मूव कर सकते हैं आसानी से। वाटर भी मैटर है, लेकिन वाटर में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब मेरे पास सॉलिड आ जाए तो क्या मैं हैंड मूव कर सकता हूँ? क्या मैं इस बॉल से थ्रू हैंड मूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। तो मैटर जब सारी चीज़ें हैं पर इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब कैसे हम उन्हें बांटेंगे अलग अलग चीज़ों पे। तो दो हमारे पास टर्म्स थे। ठीक, एक था कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बांटे या फिर फिजिकल नेचर। ठीक, और दूसरा था केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर। ठीक, तो ये दोनों चीजें, फिजिकल का मतलब क्या कि कोई स्टेट, फिजिकल का मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक, तो ये चीजें क्या है जो फिजिकल स्टेट चेंज करती हैं। फिजिकल कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या चेंजेस आएंगे, या प्रेशर चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक, केमिकल नेचर में क्या, जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि हर एक जो मैटर है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हम पार्टिकल की बात करेंगे कि जो मैटर बने हैं वो किस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। ठीक, तो जो ब्रॉड एस्पेक्ट क्या है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब कि एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तीन चीजें हैं, दो स्टेट और होती है वो हम बाद में देखेंगे लेटर पार्ट चैप्टर के। ठीक, तो ये जो तीन चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से पता लगती है कि अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो सॉलिड क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा।
क्योंकि हम नेचर में क्या देखते हैं, अगर हम डेली लाइफ में देखें, अगर मैं आइस लूँ और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब उसे हीट दे रहे हैं या सीधा गैस पे रख रहे हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा मैं, तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाऊंगा। ठीक, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल नेचर, इन चीज़ों से पता चल रहा है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं इनके बीच में। ठीक, और लिक्विड में और टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो गैस में आ जाऊंगा, और अगर टेम्परेचर कम कर दूँ तो लिक्विड जो वाटर है, या उसको हमें जमाना है तो आइस जम जाएगी, और या फिर हमें आइसक्रीम्स बनानी है तो टेम्परेचर कम कर दो, लिक्विड से हम सॉलिड में चले जाएंगे। तो फिजिकल नेचर का मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इन तीनों चीज़ों का इंटर रिलेशन है, और वो किससे, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से चेंज होता है। अच्छे से देखेंगे, पूरा इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे डिस्कस करा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। ठीक, तीन चीजें। एलिमेंट्स मतलब प्योर फॉर्म होगी। ठीक, कंपाउंड्स मतलब कि कुछ उनका प्योर फॉर्म तो नहीं है लेकिन कुछ उनमें मिक्सचर होगा, और वो मिक्सचर कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। मतलब जैसे हमारे पास होता है H2O, पानी, यहाँ पर पानी कहीं का भी हो, उसमें फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक, मिक्सचर क्या, मिक्सचर में ये दोनों चीज़ें मिली होंगी, कई बार प्योर फॉर्म मिला होगा और साथ में हमारे पास कंपाउंड होगा या 2 कंपाउंड्स मिले होंगे। ठीक, तो अभी तो हम सीधा इनका शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हैं, जब टॉपिक्स आएंगे तो अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो नेचर था ये मॉडर्न वाला था, लेकिन जो पुराने इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने 5 अलग अलग चीज़ों में कहा था कि पहला था एयर, अर्थ, स्काई, वाटर, फायर। उन्होंने मैटर को इन चीज़ों में डिवाइड करा था। ठीक, अर्थ मतलब जो अर्थ पर चीज़ें, सॉइल सारी, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ, ये पुराना कंसेप्ट था जो इंडिया के ऋषि मुनि या फिलोसफर्स थे वो ये मानते थे, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो ये चीज़ समझता है। ठीक, तो ये भी जानना ज़रूरी है, क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि पुराना कंसेप्ट है, बस कोरिलेट करने के लिए इंट्रो दिया था। ठीक, तो ये हम दोनों चीज़ें हम इलेबोरेटली देखते हैं। ठीक, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, तो उसको समझने के लिए हमारे पास चीज़ आती है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर मेरा प्रेजेंट है या बना है, उसमें एक सबसे जो छोटी चीज़ है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक, उससे भी छोटी चीज़ है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर को पहले देखते हैं, वो हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो और डीपर इसका जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। ठीक, तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारे 9 मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, या साइज, शेप, या अलग अलग चीज़ों में जो डिफरेंस आ रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सबसे पहले जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ पूरे मैटर्स की जो हम ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक, प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे गैप होंगे या बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक, मतलब कि इनके बीच में गैप होंगे। मान लो ये मेरा एक मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हो सकता है ये पूरे फिल्ड अप हो, पूरा एकदम आसपास क्लोजली पैक्ड हो। ठीक, तो हम उसे सॉलिड कह सकते हैं, लेकिन अभी सॉलिड लिक्विड गैस ना देख के पहले समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, कि स्पेसेस बिटवीन देम, कि चाहे कैसी भी उनमें पार्टिकल्स प्लेस्ड हो उनके अंदर स्पेस हमेशा होगा। हमेशा अगर स्पेस प्रेजेंट है तो मतलब उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। मतलब ये मैटर मार्कर हमारे पास है, अगर हम इसे प्रेस करें या तो ये ब्रेक हो जाएगा या इसका जो प्लास्टिक है वो टिल्ट कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। कंप्रेस का मतलब कि जो इनके बीच में स्पेसेस है, ये स्पेसेस क्या है, पास आ जाएंगे, मतलब ये वाला पार्टिकल उठ के इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने पार्टिकल्स थे सारे ये ऐसे आके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक, तो ये मैटर क्या है, कंप्रेस कर जाएगा। ठीक, तो ये कंप्रेशन जो कंसेप्ट है वो समझ में आया कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे वो सारे हट के यहाँ पे आ गए इसके अंदर, तो जो इनके बीच में स्पेस था वो कम हो गया। ठीक, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में हमेशा क्या होता है, स्पेस होता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मतलब जो एयर में हम अगर मैटर की बात करें, एयर जैसे
गैस में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है अलग अलग गैस के, मान लो ये H2O का है, ये CO2 का है। H2O अब पानी उड़ता नहीं, लेकिन जो वाटर वेपर होता है वो तो उड़ रहा है यहाँ पर। ह्यूमिडिटी जो होती है O2, दूसरा मान लो N2 मतलब नाइट्रोजन का। तो ये अलग अलग जो उड़ रहे हैं पूरी गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनके बीच में क्या है, ये कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है इनका। कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, हवा चल रही है, या मैं यहाँ से हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ एयर के अंदर, तो जो यहाँ की एयर होगी इस साइड की वो डिस्प्लेस हो गई, अब वो इधर चली गई और उसको दूसरी एयर ने कवर कर लिया। तो ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, इसी का मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो हमने एक टर्म आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है। अभी समझ लो काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसमें अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, पार्टिकल हैविंग एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, मोशन चैप्टर भी है वो भी देखेंगे। तो अगर कोई सिंपल समझो कि अगर मेरे पास ये मार्कर है और ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है एवापोरेशन कंडेंसेशन वो भी हम आगे देखेंगे। अभी तो समझो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। अभी जो डिफ्यूज वर्ड है इसका मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग, मतलब जो पार्टिकल्स अलग अलग प्रेजेंट है, जैसे गैसेस अलग अलग प्रेजेंट है, वो आपस में डिफ्यूज करती है, इंटरमिक्सिंग, आपस में मिल जाएंगी कि ऑक्सीजन वाला इधर चला गया, N2 वाला इधर चला गया, सारी जो गैसेस है मिक्स है। मैं कुछ ऐसे लेके ये नहीं कह सकता कि देखो यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ ऑक्सीजन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारी गैसेस प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, ये क्वालिटी होती है या ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफ्यूज करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। ठीक, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कि मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, वो चाहेंगे आपस में पास आ जाए। ठीक, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। इसका ऑब्जर्व करना है डेली लाइफ में। तो अगर तुम एक ग्लास से, ठीक है, पानी गिरो तो अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है, या टैप वाटर हम देखें तो टैप वाटर कैसा है, तो टैप से जब हम टैप ऑन करते हैं तो हमारा पानी लगातार एकदम पूरी फुल स्ट्रीम में गिरता है, एक लाइन से गिरता है। अगर पूरी टैप ऑन कर दे तो पूरी टैप ऑन करने पर ऐसे क्यों पानी गिर रहा है कि पूरा स्ट्रीम बन रही है। इसका मतलब क्या है, जो H2O है, वाटर तो हमारा H2O है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है और वो ऐसे गिर रहा है कि हमें स्पेसेस नहीं दिख रहे उसके बीच के। तो मतलब पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए पूरी एक स्ट्रीम बना रहे हैं जो कि बिना कोई स्पेस के और एकदम गिरती जा रही है। ठीक, तो ये जो लास्ट पॉइंट था हम उसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे हमें पता लगता है कि जो अलग अलग स्टेट है मैटर की वो कैसे एग्जिस्ट करती है। तो अभी हमने जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखी, उससे हमारे जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तो जो पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेसिस क्या है, अट्रैक्शन का मीन्स क्या है, और वो एक दूसरे को कैसे डिफ्यूज करते हैं, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने इन 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो सॉलिड को अगर हम देखें तो सॉलिड में क्या होती है, रिजिडिटी होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। रिजिडिटी का मतलब कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ मतलब उसमें कितना फोर्स वो बियर कर सकता है बिना अपनी शेप को चेंज करे या बिना ब्रेक हुए। तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अगर ये मार्कर है तो मैं हाथ से प्रेस करना चाहूँ तो मैं इसे नहीं प्रेस कर सकता, या फिर ये जो बोर्ड है अगर मैं हाथ से फोर्स लगाऊं तो इसकी शेप चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा सॉलिड है। लेकिन इसकी जगह पे अगर मेरे पास बैलून होता या फिर वाटर होता तो उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो सॉलिड्स एक्चुअली में क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम किसी छोटे जैसे वाटर है उसको हम चुनना चाहें तो हम शेप में रख सकते हैं, सॉलिड बन जाएगा उसके मॉलिक्यूल्स, तो कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं।
डेफिनेट शेप होता है। अब जो ये दो प्रॉपर्टीज है उसी की वजह से सॉलिड में डेफिनेट शेप होगा, क्योंकि रिजिड है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फोर्स तुम कैसे भी लगाओ वो उसी शेप में रहेंगे। डेफिनेट वॉल्यूम है मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा हमेशा, जो उनमें क्वांटिटी एक्चुअल में प्रेजेंट है वही रहेगी। दे डू नॉट डिफ्यूज। अब देखो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर इमेजिन करूँ सॉलिड को मैं, तो कुछ ऐसा होगा जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, ठीक। अब देखो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस बहुत कम है थोड़े स्पेसेस, जैसे ये स्पेस हो गया तो ये स्पेसेस कम है, स्पेसेस कम है तो सीधी सी बात है कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे में तो नहीं घुस सकते क्योंकि उनको खुद का एक स्पेस लेना है, ठीक। तो ये हमारा सॉलिड हो गया, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं होते, ठीक, क्योंकि उनके बीच में क्या है, एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और वो सेम डेफिनेट शेप रखेंगे तो डिफ्यूज होना और कंप्रेसिव होना दोनों आपस में इंटरलेट कर सकते हो आप। और हायर डेंसिटी मतलब जितने इस एरिया के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो उतना ही डेंस है। देखो डेंसिटी जो वर्ड है वो डेंस से आया है, डेंस का मतलब कितना गहरा या कितना उसके अंदर क्वांटिटी प्रेजेंट है एक गिवन उस पर, कि जैसे इतना एरिया है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ठीक। अब जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखना आगे चैप्टर बहुत आएंगे तो हमें निकालना होगा। तो मास अगर हमारा ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर ज़्यादा है तो उनका मास उतना ही ज़्यादा होगा और फिर सीधी सी बात है डेंसिटी ज़्यादा होगी। और वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, तो ये डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब अगर कम स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल्स है तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो डेंसिटी टर्म्स का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ज़्यादा पास होंगे, क्लोज होंगे, तो एक गिवन एरिया के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे क्योंकि वो कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए अगर आप अब देखो ये जो हायर डेंसिटी का कंसेप्ट है, अगर हम लिक्विड का देखेंगे और गैस का जब ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड लिक्विड गैस की आपस में इंटर रिलेशन देखते हुए करेंगे, ठीक। तो जो 9th का इंट्रो था वो देखिए, अब जो इसकी आगे की वीडियोस हैं हम लगातार डालते रहेंगे और साथ में 10th की एक नया चैप्टर चलता रहेगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।